हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के पार्ट बी के थर्ड चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट चैप्टर्स की थ्योरी की रिवीजन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी हम उसे ही कह सकते हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत हैं और उसमें शामिल हैं, तो उन्हें ही हम कंपनी कहते हैं। तो उसमें ये साफ साफ प्रावधान है कि जो भी कंपनीज हैं उन सभी को साल के अंत में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करना होता है। और ये जो वो प्रिपेयर करते हैं वो इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अपने ऑनर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन सभी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके, जिससे हम एनालिसिस कर सके कि वो जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कहीं वो ज़्यादा लॉस तो नहीं सह पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपनी से होते हैं वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते थे, हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते थे, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते थे, इनके जो आइटम्स होते हैं, इनके आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसे एनालिसिस करते हैं, हम इसे वैल्यूट करते हैं, और इससे हमें उस कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस इन दोनों का पता चलता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कैश का कितना यूज हुआ था, आउटफ्लो कितना था, इनफ्लो कितना था। तो इन सभी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। हालांकि वो हम लास्ट चैप्टर कवर कर लेंगे, जो एक दिन के बाद जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे एक सिंगल वीडियो में। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसके ग्रोथ के पोटेंशियल है। और इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देख लेते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो ये देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो वीकनेस है, इस अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, किस तरीके की मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती है। तो ये तो हमने देख लिया कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं फाइनेंशियल एनालिसिस हम किन किन टूल्स की सहायता से कर सकते हैं। तो देखो, इसके भी कई टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाते हैं, जिससे हमें उसके ग्रोथ पोटेंशियल का पता चल पाता है। तो कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे एक होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, इसे हम इस चैप्टर में ही कवर करेंगे। इसके अलावा कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, तो कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है इसे भी हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हम किस तरीके से करते हैं ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक होता है रेशियो एनालिसिस, जो हम इस चैप्टर के बाद कवर करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है अकाउंटिंग रेशियो। तो वहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस को डिटेल में कवर करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर में कवर करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में। इसके बाद हमें अकाउंटिंग रेशियो के बाद पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो ये सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम फाइनेंशियल एनालिसिस को कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, इनफैक्ट आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इस चीज़ को पढ़ रखा है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या फ़ायदा होता है एनालिसिस करने से, अब हमें ये देखना है। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इन जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपने जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सही से ऑपरेट कर पा रहा है, सही से मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों का पता हमें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को देखकर पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड है, इन मेजरिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा कंपनी है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, और वो अपने शॉर्ट टर्म जो जैसे लायबिलिटीज होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उन सभी को पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को करने के बाद पता चल जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, इन एक्सेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो आगे ग्रोथ करेगा या उसकी ज़्यादा लायबिलिटी है, ज़्यादा क्रेडिटर्स है उसके, या फिर वो नुकसान सहेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम एनालिसिस को करते हैं। तो इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है, इन इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपेरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस। तो इंट्रा फर्म क्या होता है, इंटर फर्म क्या होता है, ये भी हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी से हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है, इन जजिंग द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो वो जो बिजनेस है वो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है,
उस रिक्वायरमेंट को बीट ऑफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों का पता हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को देखकर पता चल जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या इसके महत्व थे, अब हम ये देखने वाले हैं इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या इसकी सीमाएं होती है। ठीक है, इसके ड्रॉबैक को हम देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हो सकता है उसमें विंडो ड्रेसिंग की गई हो। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, ये मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बताया था। विंडो ड्रेसिंग हम उसे कहते हैं जब जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जानबूझकर मैनिपुलेट कर देते हैं उसके अकाउंट को, वो ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगता है कि ये जो कंपनी है इसकी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है और वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए जो मैनेजर होते हैं जब विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जब वो अपने अकाउंट्स को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो वो हम कहते हैं उस केस को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। और इस कारण जो हमारी एनालिसिस होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि वो आंकड़ा ही गलत होता है, वो डेटा ही गलत दिया रहता है। ठीक है, इस कारण इनके जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसके कारण इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो देखो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, और मैंने आपको ये बताया था लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। यानी कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में आप नंबर में चीज़ों को शो करते हैं, आप किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू में शो करते हैं। तो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे भी हम क्वांटिटेटिव, ये भी मतलब क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ही है, यहाँ पे भी हम नंबर में चीज़ों को शो करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को नहीं दर्शाते। और आपको पता ही होगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी देज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन कंपनी। अगर इफिशिएंट तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी होने का, क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। तो जो हमारा एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। ठीक है, ये इसकी सेकंड ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेसिस। तो देखो कोई भी अगर शेयर होल्डर्स फंड है या कुछ भी हो गया, कोई भी एसेट हो गया, उनका जो हिस्ट्रिकल कॉस्ट था, जो प्राइस पहले का था, उसके बेसिस पे इसे प्रिपेयर करते हैं। इसलिए जो प्राइस लेवल में चेंजेज हुआ है ये हम सही तरीके से दर्शा नहीं पाते जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। तो यानी कि ये हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाता, इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाता जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं तो प्राइस लेवल के चेंजेज का। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज वेरी मच अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, और ये मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की आप क्रैश कोर्स देख लेना, वहाँ पे मैंने 5 वीडियो को अपलोड करा था एंटरप्रेन्योरशिप का, और वो कंप्लीट वीडियो था, उस वीडियो को आप देख लो, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मुझे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम बच्चे भी थे और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने उस सीरीज़ को उतना भी स्टॉप कर दिया। लेकिन हाँ, जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, 4 से 5 वीडियो आपसे देख सकते हो। तो विंडो ड्रेसिंग से जो हमारी एनालिसिस होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है, इट इज़ अफेक्टेड बाई पर्सनल एबिलिटी एंड बाइस ऑफ द एनालिस्ट। तो देखो जो एनालिस्ट हैं यानी कि जो एनालिसिस कर रहे हैं उनकी पर्सनल क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है कि वो सही तरीके से एनालिसिस कर नहीं पा रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा एनालिसिस होता है वो भी बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अगर एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो बहुत बढ़िया है, कंपनी की एनालिसिस वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें वो क्वालिटी ही नहीं है तो फिर वो जो आंकड़ा दिखाएंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन शो करेंगे वो ऑलरेडी गलत ही होगा, सबको पता है। इसलिए एक एनालिस्ट की पर्सनल एबिलिटी एंड बाइस पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के, कि इन सभी को करने के बाद भी हमें कॉस्ट भी बहुत लगता है और इसके बाद भी हमें एक्यूरेट चीज़ें पता नहीं चल पाती, और ये तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस हमें सिर्फ प्रॉब्लम शो करता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन वो हमें नहीं देता। तो ये सारे ड्रॉबैक होते हैं, ये सारे लिमिटेशन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस के। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स होते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है। अब हम ये थ्योरी को कवर करने वाले हैं। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम उस एनालिसिस को करते हैं जब एक कंपनी के पिछले साल और इस साल यानी कि करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की मेन बात क्या है कि यहाँ पे हम पिछले साल की वस्तु और इस साल की वस्तु इन दोनों के बीच की कंपैरिजन को करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं?
अब वर्टिकल एनालिसिस में हम देखो क्या करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में हमारा जो एक साल था, हमारा जो एक अकाउंटिंग पीरियड था, एक ईयर था, उस करेंट ईयर के ही आइटम्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। हमने वर्टिकल एनालिसिस में क्या किया, वर्टिकल एनालिसिस में हमने एक साल को ही बस यूज किया, एक ही साल के आंकड़ों को यूज किया। लेकिन जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने क्या किया, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इन दोनों ईयर के आइटम्स को, जो कॉमन आइटम थे, उन आइटम्स को यूज किया, उनकी कंपैरिजन को किया, उनके कह सकते हैं उनके डिफरेंस को देखा, और डिफरेंस को करने के बाद हमने अपने फॉर्मूले से, अब फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस में हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। वही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की अगर बात करें तो जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बेस पे ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिकल एनालिसिस की, तो वर्टिकल एनालिसिस में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके अलावा रेशियो एनालिसिस को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम चीज़ों को परसेंटेज में शो करते हैं। हमने टोटल एसेट्स को 100 मान लिया। अब जितने भी एसेट्स थे, तो आपको पता ही होगा परसेंटेज अगर 100 हो गया तो 5%, 10%, 7%, इस तरीके से और एसेट्स को हम शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस और होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफर्म एनालिसिस। तो इंटरफर्म एनालिसिस, देखो इंटरफर्म यानी कि यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कंपनी जो होते हैं उनके स्टेटमेंट को, अब हो सकता है बैलेंस शीट हो सकता है इनकम स्टेटमेंट हो, तो उनके स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। हम अपने फर्म को और दूसरे के फर्म को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इंटर फर्म एनालिसिस। लेकिन इंट्रा फर्म एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि कंपनी के विद इन, यानी कि कंपनी के अंदर के जो आइटम्स होते हैं हमारे, हम उन आइटम्स को ही, उनके सेगमेंट्स को, उनके डिपार्टमेंट्स को ही हम कंपेयर करते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स फंड हो गया, तो इन सभी चीज़ों की जो अलग अलग आपके एसेट्स हो गए, उन सभी चीज़ों को ही हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इंटर फर्म यानी कि दो या दो से ज़्यादा फर्म, इंट्रा फर्म यानी कि एक फर्म के विद इन ही हम एनालिसिस करते हैं। एक फर्म के अंदर के जितने डिपार्टमेंट्स हो गए, जितने सेगमेंट्स हो गए, उन सभी की एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के स्टेटमेंट को अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हो गया इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी। और देखो, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आप चेक करना कमेंट बॉक्स को या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इस पीडीएफ का लिंक को शेयर कर दिया। लिंक पर क्लिक करना, लिंक पर क्लिक कर दी, आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। फाइल का पासवर्ड है ARPIT, यानी कि अर्पित आप टाइप करोगे, आप टाइप करना शॉर्ट में ARPIT, फिर वो जो फाइल होगा वो फाइल ओपन हो जाएगा, फिर आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो नोट कर लोगे तो एक मैसेज कर देना कि हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाई कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का यूज हम करते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मैंने आपको ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 साल या 2 से ज़्यादा साल को कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करा था पिछले साल और इस साल, इन दोनों के बीच अब कितना डिफरेंस हो चुका है, इन सभी को हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ही हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं, और इस कारण कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं उनके पिछले साल के रिकॉर्ड को, उनके अभी के रिकॉर्ड को, इनको हम कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं इनके बीच के कंपैरिजन को हम देखते हैं कि पिछले साल हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था और इस साल हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, इन सभी चीज़ों का हमें पता चलता है। हम प्रॉफिटेबिलिटी को जान पाते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हो रहा था और इस साल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हम करेंट ईयर और पिछले साल के रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट, हम मान के चलो इनकम स्टेटमेंट को अगर हम देख रहे हैं तो उनके जो आइटम्स हैं उनके करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच क्या क्या डिफरेंस हुआ है, इन्हें कैलकुलेट करते हैं हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको देखने के बाद हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और शो करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो सिंपल जान लो, अगर हमने इनकम स्टेटमेंट को, अगर हमने कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया तो वो कहलाता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। वही कंपेरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है, तो देखो जो हमारा आज का बैलेंस शीट था, जो हमारे इस साल का बैलेंस शीट था, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के बैलेंस शीट को, तो वो हमारा कहलाता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि इस साल का जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड था, इस साल का जो हमारा पोजीशन था, जिस तरीके की हमने काउंटिंग करी थी, और पिछले साल जिस तरीके का हमारा पोजीशन था, इन्हें कंपेयर करना ही कहलाता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर हमने इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर किया तो वो कहलाता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और अगर हमने बैलेंस शीट को कंपेयर किया तो वो कहलाता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट।
तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसे हम कहते हैं। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक फॉर्मूला जो होता है वो है परसेंटेज चेंज। आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बता दूंगा, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी आपको दो फॉर्मूले को पढ़ना है। और दोनों फॉर्मूले बस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही, अगर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो आपको उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमें पिछले साल और करंट साल से मतलब नहीं रहता। हमें एक साल का रिकॉर्ड मिला हुआ है और उस एक साल के जितने भी, जैसे मान के चलो मैं इनकम स्टेटमेंट को देख रहा हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट के जो हमारे नेट सेल है, नेट सेल को हमने 100 मान लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो हम करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में, और यहाँ पे हम चीज़ों को परसेंटेज में शो करते हैं। तो नेट सेल्स को हमने 100 मान लिया, यानी कि 100% मान लिया। अब बाकी के जितने एक्सपेंसेज है, बाकी के जितने खर्चेज हैं, वो हम 100% के प्रोपोर्शनल में ही शो करेंगे। 5%, 8%, 7%, इस तरीके से हम शो करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं रहता, यहाँ पे एक साल का हमें डेटा मिला हुआ है। और वहाँ पे अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में हम नेट सेल्स को 100 मान लेंगे और बाकी के जितने एक्सपेंसेस थे उन्हें हम 100 के प्रोपोर्शनेट में, उनके परसेंटेज में हम शो करेंगे। अब ये तो बात रही इनकम स्टेटमेंट की। अब अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करें तो हम क्या करते हैं, तो देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, तो एसेट्स या लाइबिलिटी को हम 100 मान लेते हैं, और बाकी के जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं, एसेट्स हो गए, जो छोटे छोटे एसेट्स हो गए, उन सभी को हम परसेंटेज के रूप में शो करते हैं। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल एसेट्स हैं उन सभी को हम परसेंटेज के रूप में शो करते हैं। तो ये काम करते हैं हम कॉमन साइज शीट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को परसेंटेज में शो करते हैं, और यहाँ पे हमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं रहता, बस एक साल का हमारा रिकॉर्ड है। और उस एक साल के रिकॉर्ड में हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा एसेट है वो टोटल एसेट कितना है, और जो हमारा कोई इंडिविजुअल एसेट है वो टोटल एसेट के मुकाबले कितना परसेंटेज है, बस हम ये शो करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट को ले लेते हैं या बैलेंस शीट को ले लेते हैं, और वहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट को या बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं पिछले साल से, कि पिछले साल हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था और इस साल का हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो ये डिफरेंस होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में और कॉमन साइज स्टेटमेंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखने वाले हैं फॉर्मूले को। तो देखो, इस चैप्टर की थ्योरी को तो हमने अच्छे तरीके से पूरी कवर कर ली है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इन्हें हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अलावा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको, देखो 10th में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखते थे। अगर हमारा सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, यानी कि हमने खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो हमें प्रॉफिट होता था। और प्रॉफिट के परसेंटेज को निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रॉफिट के परसेंटेज को निकालने के लिए हम प्रॉफिट को ऊपर लिखते थे, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे इंटू 100 से। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को मानेंगे प्रीवियस ईयर और सेलिंग प्राइस को मानेंगे हम करेंट ईयर, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि एसपी और सीपी का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पी के जगह पे यानी कि प्रॉफिट की जगह पे एब्सोल्यूट चेंज को जगह दिया, और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर जो है उसे हमने किसकी जगह दिया, वो हमने कॉस्ट प्राइस की जगह पे इसे यूज किया। यानी कि जो हम पहले करते थे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, अब हमने इसके चेंज को देखने के लिए, अब हमने कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के परसेंटेज चेंज को देखने के लिए एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर दिया, तो हमारा चेंज निकल कर आ गया। ठीक है, इतना सिंपल होता है। आप कोई भी वैल्यू रख लो, एसपी मान लो, सीपी मान लो, प्रॉफिट निकाल लो, फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। सेम उसी तरीके से हम इसके भी परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट के जो हमारे फॉर्मूले उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसके अलावा कॉमन साइज बैलेंस शीट का अगर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा इंडिविजुअल एसेट है, जो हमारा एक एसेट है, कोई भी एक एसेट है, डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अगर लाइबिलिटी की बात करें तो कोई इंडिविजुअल लाइबिलिटी, किसी एक लाइबिलिटी को ले लिया हमने और डिवाइड कर दिया टोटल लाइबिलिटी से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ये चैप्टर था, हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग रेशियो।